फ्रेंच फैनन। फ्रेंच फैनन एक ऐसा नाम है डीकोलोनाइजेशन की हिस्ट्री में, जो कि डीकोलोनाइजेशन के प्रोसेस को रीडिफाइन करने का प्रयास करता है। फ्रेंच फैनन एक नाम होने के बजाय एक मूवमेंट, एक कॉन्शियसनेस का प्रतीक है, जो कि उससे पहले नेग्रिट्यूड मूवमेंट से आई, जिसको 1930s में कई विद्वानों ने शुरू किया, ब्लैक विद्वानों ने। और उसके बाद फ्रेंच फैनन ने उसको आत्मसात किया बिकॉज ऑफ उनकी अपनी सब्जेक्टिव लाइफ की वजह से मे बी, और जो सर्कमस्टांसेस उसको शेप करते हैं। और उनके बाद मैल्कम एक्स अमेरिका में जो अपने विचार देते हैं, क्वामे नक्रूमा, और इस तरह के कई असंख्य ब्लैक इंटेलेक्चुअल उभर कर आते हैं। तो फ्रेंच फैनन एक ऐसा नाम है। उनके फेमस वर्क रेच्ड ऑफ द अर्थ, ब्लैक फेसेस एंड वाइट मास्क, और इस तरह के ना जाने और कितने वर्क उन्होंने लिखे होंगे। और मज़े की बात है, बड़ी छोटी उम्र में वो शरीर त्यागा अपना। तो फ्रांस की एक वेस्ट इंडीज़ के क्षेत्र में एक कॉलोनी से निकला हुआ एक ब्लैक लड़का, जो कि फ्रांस में जाकर अध्ययन करता है और ज्ञान प्राप्त करता है, पर ग्रेजुअली वो कॉन्शियस हो जाता है इस बात के लिए कि वो कितना भी प्रयास कर ले फ्रेंच बनने का, आइडियोलॉजिकली, नॉलेज के हिसाब से, एटिकेट्स के हिसाब से, पर जो उसकी स्किन है, जो उसकी डिफरेंट एथनिसिटी है, वो दिख जाती है वहाँ। और जब वो दिख जाती है तो वो एलिनेट महसूस करता है खुद को। और सब्सिक्वेंटली वे साइकोलॉजी की भी स्टडी करते हैं। और अल्जीरिया उस समय जो फ्रांस की कॉलोनी होती है, उसके लिबरेशन के लिए लड़ते हैं, जबकि यही लड़का शुरुआत में फ्रांस की लिबरेशन के लिए नाजियों के खिलाफ लड़ता है। अब वो अल्जीरिया में जो उपनिवेशिक फ्रांस है, उसके खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई में संघर्ष करता है और विउपनिवेशवाद का प्रयास करता है। इन सब प्रयासों में अपनी पर्सनल जिंदगी में जो अदम्य साहस उस आदमी ने दिखाया, उससे उसकी चेतना डेवलप हो जाती है। और जब उसकी चेतना डेवलप हो जाती है तो फिर वो रियलाइज करता है, हम बेसिकली एज अ ब्लैक होने के बावजूद हमें अपनी स्किन पर, हमें अपने कल्चर पर, हमें अपने इतिहास पर गर्व नहीं है। इसका कारण ये भी हो सकता है कि ब्लैक लोगों को उपनिवेशवाद ने स्लेव बना करके डिरेसिनेट किया, और बाद में उन्होंने अपनी संस्कृति को इम्पोज करके उन लोगों में ये फीलिंग डाली कि भाई आप सुपीरियर हमसे नहीं है, हम आपसे सुपीरियर है, आप हमारी तरह बनो। ये बात उसने की फ्रेंच फैनन ने। पर उन्होंने ये रियलाइज किया कि अब हमें जो वायलेंस कॉलोनिज्म ने किया है, उससे डीकोलोनाइज होने के लिए हमें वायलेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, हमें शस्त्रों का प्रयोग करना पड़ेगा। हम पैसिव होकर नहीं रह सकते। और लड़के जो हम ब्लड शेड करेंगे, जिसमें हमारा भी ब्लड गिरेगा, उसी से हमारी सच्ची लिबरेशन सामने आएगी, क्योंकि वो एक तरह से हमारी कॉलोनियल जो बॉन्डेजेस है, उनको तोड़ करके हम क्या होंगे, मुक्त होंगे। ऐसा फ्रेंच फैनन कहते हैं। और बेसिकली वो जो वाइट मैन बर्डन का जो कॉन्सेप्ट है, उसको फिर से पॉइंट आउट करते हैं कि किस तरह से गोरे लोगों ने खुद को सुपीरियर समझ लिया है, और फिर वो दूसरी रेसिस को की इन्फेरिटी को दिखा करके उनको अपने तरह बनाने का प्रयास करते हैं। और किस तरह से ब्लैक लोग भी या ब्राउन लोग भी उन वाइट रेसिस को नकल मारने की कोशिश करते हैं, और इस चक्कर में उनकी एक कॉपी केट और उनकी एक मिरर इमेज बनने की कोशिश करते हैं, पर वो रियलिटी में कभी हो नहीं सकते, क्योंकि वो आप हो नहीं। तो इसके लिए वो डुबोइस के कॉन्सेप्ट ड्यूल कॉन्शियसनेस की बात करते हैं कि एक कॉन्शियसनेस जो बाहर से आपको सिविलाइज करने के नाम पे इन कॉलोनियल रेसिस ने इम्पोज की, और दूसरी जो आप हो, आपके अंदर दबी हुई है, आपने सप्रेस की है, जो आपकी अपनी कॉन्शियसनेस है, उसको आपने दबाया है वो। और जब तक कि उस कॉन्शियसनेस को आप रियलाइज नहीं करते, उसको लिबरेट नहीं करते,
तब तक आपको सच्चा फ्रीडम नहीं मिल सकता, तब तक आप ऑथेंटिक नहीं हो सकते, आपकी सिविलाइजेशन की रिकॉग्निशन नहीं हो सकती। तो इसके लिए आपको अगर वायलेंस भी करना पड़े, आपको वायलेंस करना चाहिए, बजाय सब्जुगेशन के साइंस दिखाने के। ऐसा फ्रेंच फैनन कहते हैं। और फ्रेंच फैनन डिकोलोनाइजेशन को केवल कोई एक फिजिकल प्रोसेस न समझ के, जिसमें कि गोरों को अपने लैंड से भगाया जाएगा, उसके बाद उसको साइकोलॉजिकल प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं, कि साइकोलॉजिकली भी हम ये इम्बाइव करें कि हमारी अपनी लैंग्वेज, हमारी अपना ट्रेडिशन, हमारा अपना कल्चर अपने आप में महत्वपूर्ण है और हमें उसके होने पर गर्व होना चाहिए। और इसी कॉन्टेक्स्ट में वो स्लेव और जो मास्टर का जो हिगल का कॉन्सेप्ट है कि स्लेव, जब दो इक्वल लोग आपस में फाइट करते हैं और फिर एक स्लेव बन जाता है और अपने मास्टर को सबमिट करता है, तो क्योंकि वो अपने मास्टर के लिए सबमिट कर रहा है और उसके के लिए उसकी इच्छा पूरी करने के लिए एक टूल बन जाता है, तो ऐसे में वो अपनी लिमिटेशन को भी रियलाइज करता है और इस लिमिटेशन की रियलाइजेशन से वो व्यक्ति मास्टर की तुलना में ज़्यादा ग्रो कर जाता है, क्योंकि वो चीज़ों को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देख पाता है, अपने को छोड़ करके चीज़ों को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देख पाता है। और अल्टीमेटली स्लेव ज़्यादा गेन कर जाता है मास्टर की तुलना में, क्योंकि मास्टर तो सिर्फ अपने मास्टर होने पर गर्व करता है, जो कि ग्रेजुअली हीगल कहता है कि जब उसको रियलाइज होगा कि मैं तो अभी स्लेव के ऊपर डिपेंडेंट हूँ हर काम के लिए, तो उसको भी अपनी लिमिटेशन का रियलाइजेशन होगा और फिर दोनों गेन करेंगे, पर इनिशियली स्लेव गेन करेगा। इस चीज़ को हमारे फ्रेंड्स फैन चैलेंज करते हैं और कहते हैं कि ब्लैक के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा नहीं है, क्योंकि ब्लैक शुरुआत में कभी इक्वल थे ही नहीं, ब्लैक और वाइट लोग कभी बराबरी से लड़े ही नहीं, तो शुरू से ही ब्लैक्स को वाइट ने इन्फीरियर ही समझा और उनकी नज़रों में रिकॉग्निशन का प्रश्न तो वाइट्स की नज़रों में कभी आएगा ही नहीं, ऐसा फ्रेंड फैन मानते थे, क्योंकि उनकी स्किन ही डिफरेंट होने की वजह से उनको वो ह्यूमन नहीं मानते। तो इसलिए उन्होंने हीगल के स्लेव और मास्टर का जो उनका रिलेशन और उसकी जो ग्रोथ दिखाई थी हीगल ने, उसको उन्होंने थोड़ा सा स्वीकार नहीं किया, क्योंकि स्पेशली ब्लैक के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि उनकी स्किन ही उनको अमानवीयता का ठेका स्टैंप लगा देती थी, ऐसा फ्रेंच फैनन का कहना था। हालांकि पर्सनल लेवल पे मैं शायद इसे एग्री करूँ ना करूँ, मुझे लगता है कि ग्रेजुअली स्लेव ट्रेड हुआ, सब कुछ वायलेंस हुआ, पर ग्रेजुअली वाइट पीपल्स में भी कॉन्शियसनेस आई कि चाहे डिस्पाइट दे आर ब्लैक, दे हैव सम बेसिक राइट्स, दे आर ह्यूमंस। ये कॉन्शियसनेस ग्रेजुअली परकुलेट हुई है, नहीं तो अन्यथा केवल ब्लैक मूवमेंट से ही ब्लैक लोग लिबरेट नहीं हुए, इसमें बहुत से वाइट लोग भी कॉन्शियसली अवेयर हुए हैं। थोड़ा मैं यहाँ उनसे डिफर करूँगा, पर नॉनदलेस फ्रेंच फैनन की जो महानता है उसको मैं कम करके नहीं आंक रहा, वो अपने आप में महान है। और उन्होंने मार्क्सियन थ्योरी को नहीं स्वीकार किया, मार्क्सिज्म को रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा बेसिकली आज के टाइम में रियल प्रोलेटरिएट वो हैं जो कि थर्ड वर्ल्ड में झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे हैं लोग हैं, जो लैंडलेस किसान है थर्ड वर्ल्ड के, वो है रियल प्रोलेटरिएट। रिच वर्ल्ड की जो वर्किंग क्लास है वो भी प्रोलेटरिएट नहीं है, वो पूंजीवादी सिस्टम में कोऑप्ट हो चुकी है। और जो थर्ड वर्ल्ड में जो रूलिंग एलीट है वो तो डेफिनेटली नहीं है, पर थर्ड वर्ल्ड में जो शेंटी टाउन्स में जो झुग्गी झोंपड़ी में जो आदमी रह रहा है और लैंडलेस जो पीसेंट है थर्ड वर्ल्ड का, वो सही मायनों में आज वो मार्क्सियन कॉन्शियसनेस रखता है, ऐसा हमारे फ्रेंच फैनन कहते हैं। धन्यवाद।